ओके सुमित, लास्ट क्लास में हमने कुछ डाइवर्सिटी से रिलेटेड बात की थी। डाइवर्सिटी वाले टॉपिक पे अपन ने कुछ चर्चा कर ली थी थोड़ी बहुत, ठीक है। उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं आज की क्लास में। डाइवर्सिटी क्या चीज है, कैसे क्या काम में आती है। तो अपन ने पहले डाइवर्सिटी को ये तो समझ लिया था कि होती क्या चीज है, जो अपने पास में आसपास के जो अलग अलग एनिमल्स है, जो या जो अपन एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर सकते हैं आपको, क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, एग्जाम्पल वगैरह सब समझ लिए थे। वॉइस आ रही है सुमित? वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? अगर वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है तो एक बार थंब भेज देना ना। ओके चलो गुड। चलो तो आज उसी चीज को अपन पहले आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला टॉपिक अपना है ना, तो लिविंग बीइंग्स के बीच में जो वेरिएशंस अमंग द लिविंग बीइंग इज नोन एज डाइवर्सिटी। आज उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं नोमेनक्लेचर के साथ में। एक वर्ड है हमारे पास में जिसका नाम है अपने पास में, जिसका नाम क्या है? नाम देना ही नोमेनक्लेचर है। क्या है? नाम देना किसी को नोमेनक्लेचर है। एक ये वर्ड है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी बायोलॉजी का बेसिक है, जो इसके बाद में शायद कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आज अपन पढ़ लेते हैं जब क्लास में, इसके बाद किसी क्लास में इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता है। ठीक है, चाहे हायर एजुकेशन तक चले जाए, क्योंकि ये बायोलॉजी का बेसिक है। तो मेरे पास में ना पूरी बायोलॉजी है ना, वो दो वर्ड्स पे टिकी हुई है। जो पूरी बायोलॉजी है उसको मैं दो सेक्शंस बना चुका हूं, जो अपन ने फर्स्ट क्लास में बात की थी। द फर्स्ट पार्ट इज बॉटनी and the second part is zoology। ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट है वो zoology का है। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे अपन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, दिस इज आवर सेकंड पार्ट। ठीक है, अपन यहां पे ये हिम्मत होते हैं कि अगर मैं बात करूं मेरे आसपास की, तो मेरे पास लाखों पेड़ है, और अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो मेरे पास लाखों एनिमल है। अब जैसे यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सब्जी लेने जाते हैं। मान लो छोटा सा एग्जांपल है, मैं सब्जी लेने जाता हूँ मार्केट, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि आलू दे दीजिए 1 किलो, दो 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो बैंगन दे दो। ठीक है, ऐसा ऐसा कर लिया अपन ने, ले लिया आराम से सब्जी। ठीक है, कुछ तो बहुत टिपिकल नाम भी होते हैं, यहाँ पे बथुआ है, मेथी है, ये सब समझ जाएंगे, लेकिन यहाँ के सब्जी वाले ये सब समझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये सेम चीज अपने इंडिया में साउथ में जाके बात करूं तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां की लोकल लैंग्वेज है। तो आप सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं, विदेश तो जा भी नहीं रहा, मैं सिर्फ भारत से साउथ चला गया, तमिल चला गया, या हमने कहीं अपने साउथ के कोई भी एक स्टेट में मान लेते हैं, कहीं भी चले जाए। ठीक है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इधर कहीं भी चले जाए, चेन्नई की साइड में, तो अपन जाके देखेंगे, वहां बात करेंगे कि 1 किलो बैंगन दे दीजिए। हो सकता है वहां बैंगन को कुछ और बोलते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं। तो आपको एक कॉमन लैंग्वेज ऐसी चाहिए। वहां आलू को आलू नहीं बोल सकते, मैं बैंगन को बैंगन नहीं बोल सकता, मेथी को मेथी नहीं बोल सकता। तो अब तो ये मेरे लिए बड़ी टिपिकल समस्या आ गई कि एक छोटी सी जगह पे जो इंडिया है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो 204 कंट्री उनमें से एक है, उनमें से भी अपने को एक ही कंट्री, सिमिलर कंट्री में भी अपने को लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास इस समस्या का समाधान क्या था? एक कॉमन लैंग्वेज है हमारे पास में, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी हर जगह नहीं चलती है अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, जैसे गुजराती चलती है, बंगाली चलती है, साउथ में तमिल लैंग्वेज चलती है, कन्नड़ चलती है वहां पे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटीफाइड लैंग्वेजेस है, मतलब हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है इसमें लैंग्वेजेस में। तो अगर लैंग्वेज में इतनी डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिल रही है, लैंग्वेज में इतनी डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिल रही है, तो सोचो अगर मैं ये सेम चीज मैं अपना कल्चर किसी अदर कंट्री में लेके जाऊं, जैसे आप अफ्रीका जाके बात करो कि आलू दे दो, तो वो आपको देखेगा, आप उसे देख करके ही मतलब कहते हैं ना, चिंता में रहोगे कि यार ये मांग क्या रहा है, सामने वाला सोचता रहेगा कि यार ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इस चीज का एक समाधान आया। एक इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह कॉमन है, जो हर जगह कॉमन है। यहाँ पे पोटैटो बोलो, चाहे साउथ में बोलो, चाहे अफ्रीका में बोलो, पोटैटो पोटैटो रहेगा और समझ भी जाएंगे शायद।
ठीक है। कुछ कंट्रीज ही ऐसी हैं इंग्लिश नहीं, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, जो लगभग हर कंट्री में क्या होती है, से बोला जाता है। अगर मैं बात करूं एक जनरल लैंग्वेज इंग्लिश की भी, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी या जैसे अपन ने बॉटनी और जूलॉजी दो सेक्शन बनाए हैं, उनकी बात करें तो साइंटिस्ट ने इस चीज का एक अलग समाधान निकाल के दिया। उन्होंने क्या किया है कि भाई जैसे गाय है, गाय और भैंस दिखने में सिमिलर है, भाई अपन देख के बता लेते हैं कि जनरली मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउ एंड बफेलो। सुमित तुम्हारा आंसर क्या होगा, फटाफट बताना, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउ एंड बफेलो। काउ व्हाइट कलर की होती है और बफेलो ब्लैक कलर। बिल्कुल एज आई एक्सपेक्टेड। नाउ वी आर गोइंग टू टीच दिस सेम थिंग अ स्मॉल स्टूडेंट, एक बहुत छोटा स्टूडेंट है, मे बी फ्रॉम क्लास फर्स्ट, ठीक है। हमने क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट को डिफरेंस बताया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काउ एंड बफेलो इज कलर। बफेलो जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, काउ जो होती है इट बिलोंग्स टू व्हाइट कलर, ठीक है। बट इज इट ट्रू कि ये कंडीशन सब जगह एप्लीकेबल हो? ये तो कोई बात नहीं। बस ऐसा देखते हैं कि कुछ गाय पूरी काली कलर की मिल जाएगी आपको, कुछ गाय क्या होंगी पूरी ब्लैक मिल जाएगी। हाउ ही डायग्नोस, वो छोटा बच्चा कैसे डायग्नोस करेगा गाय और बफेलो, ठीक है। डिफरेंस इन हॉर्न्स, जरूरी नहीं है हॉर्न्स में डिफरेंस हो, गाय को जनरली अपन हॉर्न्स देखते ही नहीं है, तो कुछ वैसे भी ऐसी हैं, कुछ जो बफेलो की स्पीसीज है उनमें भी ऐसा है कि वहां भैंस उनमें सींग देखने को नहीं मिलते हैं। और बताओ और क्या डिफरेंस हो सकता है? और सोचो बेटा, मैं एक दो नाम लिख लेता हूं। तो देखो सुमित, देखो वहां पे अपन क्या करेंगे, उस बच्चे को उस टाइम शायद सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन जैसे मैं तुम्हें बताऊं एक डिफरेंस, एक काउ और बफेलो बेटा बॉडी शेप पर भी अंतर होता है, ठीक है ना। जो जनरली बफेलोज होती है वो हैवी वेट होती है, काउ थोड़ी लाइट वेट होती है, ठीक है। गायों का रंग अगर ब्लैक भी होगा तो शाइनिंग होगा, ब्लैक जो होती है वो बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, ठीक है। ब्लैक जो भैंस जो होगी वो क्या होती है, उसकी स्किन कैसी होती है, बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है, बाल होते हैं लेकिन मोटे बाल होते हैं। जो भैंस होती है तो उसके जो बाल होते हैं वो इतने अपीयर नहीं होते, काले रंग के बाल होते हैं, जबकि गाय होगी उनके हेयर्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है जिससे आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। जैसे अभी मैं तुम्हें कहूं कि गाय कौन सी और भैंस कौन सी, तो तुम जाते पकड़ लो कि हाँ ये गाय है ये भैंस, तुम तुरंत पहचान दो, ठीक है। इस डिफरेंस को अपन कंपेयर करते हैं अपने टॉपिक के साथ में कि है ना, अगर अपन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करें, मूली भाई हर देश में उग सकती है। शिमला मिर्ची आती है ना अपने घर पर, कैप्सिकम अपने यहाँ पे ग्रीन है, कई जगह येलो होती है, कई जगह रेड भी होती है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कलर हो सकता है, बट इट्स अ कैप्सिकम। हमें पता है कि इसकी बेसिक तो चीज वही है, मिर्ची तो मिर्ची ही रहेगी। इस समस्या के समाधान के लिए इन नामों में जो कंफ्यूजन था कि भाई यहाँ पे अपने आलू को आलू कहते हैं, अफ्रीका में आलू को कुछ और कहते हैं, कोई एक्स कहते हैं, पाकिस्तान में वाई कहते हैं, ठीक है। जो अदर कॉन्टिनेंटल है वहां पे अलग कहते हैं। इस चीज का एक समाधान निकाला उन्होंने नोमेनक्लेचर के थ्रू। उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा, जब साइंस जब बन रही थी, जब साइंस को काम चल रहा था, जैसा मतलब जो मेंडल साहब आपने पढ़े होंगे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक वर्ड पढ़ा था, उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किया,
तो ऑल ओवर वर्ल्ड की साइंस को जो यूनिनॉम्स करती है वो एक संस्था है। उन्होंने क्या किया कि जब भी कोई इन्वेंशन होगी, जब भी कोई एनिमल, इंसेक्ट या प्लांट का नाम डिस्कवर करना होगा, नाम रखना होगा, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन एक काम करते हैं, एक यूनिट बना देते हैं जो इन सब चीजों का क्या करती है, नाम फिक्स कर देती है। ठीक है, इन सब चीजों को क्या कर देती है, नाम फिक्स कर दिया। उन्होंने क्या कहा, दो सेक्शन में बनाया इसको, बॉटनी और जूलॉजी। उन्होंने क्या किया, सारी चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले बायोलॉजी को उन्होंने क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि बायोलॉजी है उसके दो सेक्शन है, एक बॉटनी है व्हिच डील्स विद प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए डील करने के लिए जूलॉजी, जो हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की वो बॉटनी में कर लेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी में करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो जितने भी प्लांट्स मिलेंगे ना किसी को भी, कोई नया प्लांट मिला, जैसे मान लो मेरे को नीम मिला है या मुझे आम मिल गया, इन दोनों को मुझे नाम देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ICBN नाम याद रखना, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। सॉरी, तो मैंने दो वर्ड बना लिए, ठीक है। कौन कौन से, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। यहां पे इंटरनेशनल वर्ड यूज किया गया है, विच मींस अगर अभी 204 205 हो गई, 204 कंट्रीज हैं, तो ये रूल सभी कंट्रीज पे इक्वली लागू होगा। मतलब जो ये नाम देगी, ICBN जो नाम देगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो नाम देगा, जैसे उन्होंने मान लो एग्जांपल आम को आम नाम दे दिया, आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है, आम का नाम क्या है, मैंगी पेरा इंडिका नाम दे आम को। तो अगर आपने इस वर्ड को यूज किया किसी भी लेन में जाकर के, किसी भी कंट्री में, कि आई वांट मैंगीफेरा इंडिका, तो आपको सीधा वो समझ क्या जाएगा कि आप बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे आम के बारे में बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, मैंगो की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो मैंगो की, ठीक है। तो ये नाम किसने दिए, नाम जो रखेगा वो नाम रखने का जो हक होता है ना, अपने क्या होता था पहले, कोई बच्चा पैदा होता था ना, ठीक है, तो उसका नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल था, ठीक है। पंडित को बुलाते थे, पंडित जी नाम रखते थे, ठीक है, थोड़ा सा, या फिर दादी रख देती थी, धो गोरा हो गया तो धोलू, काला हो गया तो कालू, ठीक है। नहीं भगवान तो थे, भगवान के नाम है सबके, किसी का नाम इंद्र है, किसी का नाम विष्णु रख दिया, किसी का नाम महेंद्र, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं था, शिव है, बहुत सारे नाम जनरली अपने ऐसे मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई, धीरे धीरे मोबाइल आ गया, आजकल लेटेस्ट नाम चलते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम सुमित है, मेरा नाम धीरज है, थोड़ा लेटेस्ट नाम रखे गए बाद, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे जो पंडित जी बने ना, वो कौन बन गया है, ICBN बन गया है। और अगर कोई एनिमल मिला है, कोई इंसेक्ट मिल गया, कोई रेप्टाइल मिल गया, ठीक है, तो उसका जो नाम रखेगा वो ICZN रखेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये वर्ड है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो रखेगा इसका नाम। हम नहीं रखेंगे, ना आप रखेंगे ना मैं रखूंगा, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना है ना।
तो कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है बेटा सुने? You are getting my voice? If yes, then send thumb. ओके, एक्चुअली वो इसका ब्लूटूथ का वो बैटरी खत्म हो गई थी तो चेंज कर रहे थे, ठीक है। ब्लूटूथ चेंज। अब अपन ने बात की है ये एनिमल्स की बात करनी, ठीक है। तो ये एनिमल्स के पंडित हो गए, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब आपको कोई भी इंसेक्ट और कोई भी मिलेगा तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं है, आप इनके पास लेके जाओ और आप अपना क्या करवा सकते हो, नामकरण करवा सकते हो। तो जो आज का जो टॉपिक था ना नोमेनक्लेचर, वो यही है। नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण। अपन क्या कर रहे हैं, स्पीशीज को नाम देंगे, आइडेंटिफाई करो और नाम दे दो। अब पहला वर्ड नोमेनक्लेचर में मैंने लिया है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक वर्ड और मेरे पास बन गया है। देखो आइडेंटिफिकेशन अपन जनरली अगर इसको पहले तो बहुत आसान वर्ड है, पहचान। कोई मुश्किल काम नहीं। अपन अपने स्कूल में देखते हैं बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर क्लास की स्पेसिफिक यूनिफॉर्म हो सकती है। जैसे प्राइमरी सेक्शन है अपने स्कूल में ना, तो उनके बच्चों की क्या होती है, एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होती है। उन बच्चों की क्या रखी है, एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म है विद डिनोट कि ये इस स्कूल का बच्चा है और इस क्लास तक का है, ठीक है। जैसे अपनी स्कूल की और टीपीएस स्कूल की बहुत डिफरेंट ड्रेस है, ठीक है। तो ड्रेस कोड एक आपने मार्किंग लेवल बना लिया है या एक आइडेंटिफिकेशन का जरिया बना लिया है, ठीक है। या फिर अपन जैसे बात करें गाय भैंस की, जैसे अपन बात कर रहे थे मूली और गाजर की बात कर लेते हैं, तो अपन उनकी बॉडी शेप को, बॉडी स्ट्रक्चर को, एक्सटर्नल फीचर्स को देख करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एनिमल ये वाला है, ठीक है। जनरल एनिमल्स में अपन क्या कर लेते हैं, डिफरेंस बना लेते हैं कि ये एनिमल ये है। गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, कोई भी एग्जांपल, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो अपने को पहले क्या करनी होगी, आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। तो फर्स्ट वर्ड which is used for nomenclature is identification. Animal should be identified properly on the basis of legs हो सकता है, जैसे आर्थ्रोपोडा jointed legs पाए जाते हैं, वर्ड सुना हुआ है ना आर्थ्रोपोडा। उस पूरे फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसके पूरे फाइलम में ना उसके जो पैर हैं उनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम आर्थ्रोपोडा पड़ गया, ठीक है। जिसमें इंसेक्ट भी आते हैं, जिसमें इंसेक्ट भी आते हैं, एरेक्निड्स भी आते हैं, जैसे मकड़ी आती है ना, ये वाली, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला मैंने क्या अपनाया, जॉइंटेड लेग्स। जिसमें भी जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है पहले कि एनिमल कहां से बिलोंग करता है, कैसे बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्या रीजन रखा है मैंने, ठीक है। जैसे कोई ग्रीन मिला तो प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हो सकती है, पैथोजन हो सकते हैं, जैसे लाइक बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। जैसे अपन ने अभी कोरोना का आइडेंटिफाई किया तो उसकी शेप बता दी, नाम पूरा होता है कोविड-19 भाई, ऐसे कुछ। तो बिल्कुल उसका जो पूरा कोडिंग की गई है, वो नोमेनक्लेचर जो दिया है वो किसने दिया है, आईसीजेड ने दिया। वो आइडेंटिफाई किया गया है पूरा एनिमल और फिर उसे नाम दिया गया है कि हाँ ये एनिमल क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है, दिस इज द वायरस, ठीक है। ये वायरल स्ट्रक्चर है। क्यों, उन्होंने क्या देखा होगा कि उस पैथोजन में डीएनए है या नहीं है, आरएनए है या नहीं है, तो डीएनए आरएनए के ऊपर क्या कर सकते हैं, वायरस की पहचान कर सकते हैं, ओके। तो अब जो ये वर्ड हमारा अपन जो वर्ड मिलने वाला काम है, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर नोमेनक्लेचर के लिए दिया, नामकरण हो गया। नामकरण में अब अपन ने जैसे एक नाम रख लिया, जैसे मेरे को आम मिला था और आम का मैंने एग्जांपल रख लिया, मैंगीफेरा इंडिका नाम दिया। किसने दे दिया, ये आईसीबीएन ने। तो ऐसा आप जो चीज लेके आए हो वो मैंगो है, मैंगो तो आपके यहाँ बोलते होंगे, मुझे नहीं पता इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। लेकिन इसको जो साइंस में बोला जाएगा वो बोला जाएगा मैंगीफेरा इंडिका बोला जाएगा। तो ये मैंगीफेरा इंडिका है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के नाम मिला हुआ है। तो मैंगीफेरा है एक वर्ड और सेकंड वर्ड है इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा एक वर्ड है और सेकंड वर्ड है इंडिका। तो ये जो नोमेनक्लेचर की पॉलिसी आई थी उसके लिए एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनका योगदान अपने पास में रहा, उनका नाम है कैरोलस लिनियस। क्या नाम रहा है, कैरोलस लिनियस। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पॉलिसी दी कि हो सकता है मैंगीफेरा नाम किसी और को भी हो सकता है, ठीक है। मैंगीफेरा नाम किसी और का भी हो सकता है, जैसे बोस इंडिका नाम है वो गाय का है,
बोस इंडिका है, वो गाय का नाम है। बुबेलिस बुबेलिस है, वो भैंस का नाम है। गैलस डोमेस्टिकस है, वो अपने किसका नाम है, मुर्गे का नाम है ना। तो ये जो नाम है ना, एक नाम इंडिका इंडिका काफी में आ गया ना, ये कॉमन हो सकता है, बट व्हाट अबाउट मैंगीफेरा, ये कॉमन नहीं होगा, इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर चला। याद रखना ये कौन सा नाम हो गया, बाइनोमियल। कोई मैसेज क्या सुनी तुमने, कर्सर एक सेकंड बेटा। हाँ, कुत्ते का नाम है बेटा गेलस डोमेस्टिकस, है ना, गेलस गेलस। ठीक है, चलो, तो ये नाम पड़ा अपना बाइनोमियल है। ये कौन सी पॉलिसी अपन फॉलो कर रहे हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिसी है पास, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। और ये दिया है किसने, कैरोलस लीनियस। ठीक है ना, बाई का मतलब कितने, दो नाम, एक नाम ये रहा, एक नाम ये रहा। इसमें दो नाम रखे जाते हैं, एक तो जीनस का नाम रखा जाता है, ये क्या होती है पढ़ेंगे अपन, और एक होती है इसमें से स्पीसीज। जो फर्स्ट नाम होता है उसका जेनेरिक नाम होता है, क्या नाम होता है, जेनेरिक नाम, और जो दूसरा नाम है वो इसका स्पीसीज का नाम डिनोट किया जाता है। ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जेनेरिक और स्पीसीज। अभी दोनों क्या होती है, उनको पूरे को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन पहले कुछ रूल्स पढ़ते हुए चलते हैं। ये मैंगीफेरा इंडी के हवाले से बता देता हूं मैं आपको। अपने अपनी जो बुक, वैसे तो बहुत सारे इसकी गाइडलाइन बहुत बड़ी है, ठीक है ना, इतना इजी नहीं है इसको समझना, लेकिन अपने जो लेवल पे है, अपनी जो क्लास की बात करेंगे, ठीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर लेकर के बात कर लेते हैं, क्लास से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे तभी ठीक रहेगा। तो आपने यहाँ पे 4-5 रूल्स बना रखे हैं। पहली चीज तो हमेशा जो नाम लिखा जाता है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। जब रूल बने थे तब लैटिन साइंटिस्ट बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उसी टाइम नाम दिए थे। तो जो सबसे पहला नाम है, वर्ड है, वो या तो लैटिन में होगा या इटैलिक में लिखा जाएगा, या उसके कोई कोई उसका ड्राइव नाम होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक से या लैटिन वर्ड से। दूसरा, हमेशा जीनस का वर्ड पहले लिखना है। ये जैसे ये है मैंगीफेरा, ये जीनस है इसका, यानी कि जीनस क्या होता है अभी आगे डिटेल में होगा ना। दूसरा नाम क्या होगा, स्पीसीज का होगा। दूसरा वर्ड क्या होगा, स्पीसीज। तो मतलब G प्लस S का रूल चलता है, G प्लस S, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। ऑलवेज कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है अपने को, लैटिन या इटैलिक में लिखोगे ना। जैसे इसका फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा बोल्ड में लिखा जाता है, बाकी के स्मॉल में करें, बोल्ड में लिखा, बोल्ड लेटर होगा हमेशा। फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, बोल्ड लेटर होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल लेटर होना चाहिए। जैसे देखो इधर मैंने लिखा है ना मैंगीफेरा, ये तो है, मान लो मैंने थोड़ा छोटा होना है, अदरवाइज ये हमेशा ऐसे बड़ा लिखा होना चाहिए। दिस इज द रूल। ये किसने बना के दिए हैं, आपके जिन्होंने जो ये गाइडलाइन बना के दी है, आईसीबीएन और आईसीजेड ने। इन्होंने सबसे पहले जब ये काम करना चालू किया था, तो यहां से ही क्या हो गया था, पूरा जो साइंटिफिक नेम है, यहाँ इनके प्रिंसिपल बने, इन्होंने गाइडलाइन बना दी। तो कोई ना कोई एक रूल होता है। जैसे अपने जो पंडित जी नाम देते हैं ना, उसके लिए वो एक शास्त्र प्रयोग में लेते हैं। कौन सा शास्त्र, उनकी खगोल शास्त्र, ठीक है, जिसके ऊपर वो मून की और इनकी सन की क्या देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उसके बेस पे अपने बच्चों का नाम देते हैं, ठीक है। भाई वो देख लेते हैं कि हाँ इस दिन ये वाली चीज ठीक है, सही नक्षत्रों पे है, सही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बेस पे क्या कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है अपना क्लासिफिकेशन, ये इसे दिया जाता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है क्या, जो मैंने बताया? यहां तक का टॉपिक समझ में आ गया क्या? फिर आगे चलें। समझ में आ गया तो थंब भेज दो। चलो ठीक है,
तो हमेशा याद रखना, ये कुछ रूल्स मैंने जो बताया तुम्हें, G+S का रूल चलेगा, हमेशा जीनस का नाम, स्पीशीज का नाम, कुछ के नाम के आगे ना तो ऐसे LN भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। इस लाइन का मतलब है कि ये कैरोलस लिनियस के टाइम की क्या करती गई है, क्लासिफाई कर दी गई है। लेकिन जो वर्ड लिखा हुआ मिलेगा LINN, व्हिच मींस कैरोलस लिनियस के टाइम तक ही क्या हुई है, ये डिस्क्राइब हो चुकी थी और इसका नाम दे दिया। उसके बाद में जो एनिमल्स मिले थे उनको नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम के बाद में जो अपन पढ़ रहे हैं ना जनरली प्लांट, तो जो बड़े प्लांट्स थे वो तो अपन वैसे ही आइडेंटिफाई कर चुके थे, लेकिन आपको माइन्यूट ऑर्गेनिज्म वगैरह थी वो बाद में एक्सप्लेन की गई, तो इसीलिए उनके नाम के आगे नहीं मिलेगा। ये आगे समझ में, यहाँ तक LINN लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाना कि क्या वर्ड है। चलो अब आगे चालू करते हैं। अच्छा देखो, अपन ने ना सभी को नाम अलग अलग दिया है ना, नोमेनक्लेचर तो तुम्हें समझ में आ गया कि नामकरण करना है, लेकिन एक वर्ड है जो अभी देखो समझो, क्लासिफिकेशन। अच्छा जैसे तुम्हारा नाम सुमित है, तुम्हारी क्लास में मोहित होगा, है ना, और योगेश होगा, प्रिया होगी, ठीक है, और भी कुछ नाम चल रहे थे यहाँ पे लास्ट में, खुशी है, ठीक है, संजय है, निशा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है तुम्हारी क्लास में बच्चों के, ठीक है। ये तो तुम्हारा नोमेनक्लेचर हो गया, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, समझ में आ गया। जैसे तुम्हारा नाम सुमित है, ठीक है, निशा हो सकती है, सुमित है, निशा है, खुशी है, योगेश है, ठीक है, प्रिया है, ये कुछ नाम दिए हमने, ठीक है, ये तुम्हारी क्लास के नाम है। नाम कैसे देखिए, कौन से प्रिंसिपल में देखिए, अपन ने पंडित जी वाला रूल पे मान लिया, ठीक है, अपन ने पंडित जी वाले रूल पे दे दिया, या फिर अपन ने नोमेनक्लेचर के लिए रूल बनाया था ना, बाइनोम, जैसे सुमित शर्मा है, निशा यादव हो सकती है, खुशी वर्मा हो सकती है, योगेश महावर है, प्रिया है, कोई नाम सरनेम हो सकता है इसका, ठीक है। तो ये नाम सरनेम वाला रूल को अपन ने ये रख लिया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो किया और नाम दे दिया। लेकिन उसके बाद में तुम्हें एक चीज तोड़ दे दी, 11th साइंस। आप इससे भी पहचाने जा सकते हैं, आप इस नाम से भी पहचाने जाते हैं, जाते हो नहीं जाते, ठीक है। जैसे तुम्हें कहा जाता है ना, जैसे इंडिविजुअली मैंने बोल रहा है कि सुमित कौन सी क्लास में बेटा, आप बोलोगे सर मैं सुमित हूं, है ना, लेकिन मैंने बोल दिया जैसे आप 8-10 बच्चे खड़े हो और मुझे उसमें से कुछ कॉमर्स के दिखाई दिए और कुछ साइंस के दिखाई दिए, तो अगर मैंने बोल दिया वहां पे जाके कि 11 साइंस के स्टूडेंट इधर आओ, तो आपका नाम बोला भी नहीं गया, स्टिल आप उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो गए जो मेरे पास आएंगे, जो मेरे पास में आएंगे। इसी जगह जाकर के हमें एक वर्ड बन गया हमारा क्लासिफिकेशन। तो आपके पास में क्या है, क्लासेस हैं, दिस इज योर क्या क्लास, दिस इज योर क्लास। आप इससे पहले कौन से में थे, 10th में, उससे पहले 9th में, उससे पहले और सो ऑन, ऐसे चलते रहे। तो हमारे पास में क्या, एक स्कूल में ही 12 क्लास है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलेबस, उनके सिलेबस के बेस पे आपने उनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, सिर्फ सिलेबस, पढ़ने वाली बुक्स के बेस पे कि वो कौन सी बुक्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, क्या कौन से टीचर उनको पढ़ाता है, उसके बेस पे हमने क्लासेस और बना दी। नोमेनक्लेचर तो किया, उसके बाद में क्लासेस और बना दी। ऐसा ही हमने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी किया है। उनके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ के अंदर वो कैरेक्टर एब्सेंट होते हैं, तो यानी कि प्रेजेंस ऑफ एनी कैरेक्टर और एब्सेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, हमने एक बेस बना लिया इस चीज को एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। प्रेजेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, लाइक जैसे मैमल्स हैं तो मैमल्स में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वन, डेग, डॉग, कैट, वो आगे। इंसेक्टा के मैंने जैसे आपको बात बता दी थी, आर्थ्रोपोडा के, उनमें जॉइंटेड लिंक्स पाए जाते हैं। तो दिस इज द बेसिस। एज मैमल्स, मैमेलियन प्लेंट जिनमें पाई गई वो सारे हमने क्या बोल दिए कि मैमल्स हैं। जिनमें मैमेलियन प्लेंट पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, और जिसमें नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, ये सारी चीजें पाई जाती है, मैमेलियन प्लेंट पाई जाती है, तो ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज मैमल्स। और जिसमें नहीं पाई जाती है वो क्या कहलाती है,
मैमल्स नहीं होंगी। वो हमने क्या कर लिया, उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो मैमल नहीं है। तो इसके बेस पे, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टर, यानी कि मैमेलियन ग्लैंड के बेस पे हमने बना दिया है क्या, डिवीजन बना दिया है कि हाँ ये तो हमारे क्या है, मैमल है और ये नॉन मैमल्स है। ठीक है, इसके ये भी एक बेस है। इसी के बेस पे हमने अलग अलग क्लासेस बनाई है, बहुत सारी क्लास है, और इन क्लासेस को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, इन क्लासेस को डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासेस में डिवाइड करने का जो रूल था, जैसे मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास में बना दिया। ठीक है, जैसे पहले 10th हुआ करती थी क्योंकि सब सारे बच्चे एक ग्रुप पढ़ते थे, जबकि अब 11th भी 2 या 3 हो गई हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है, ह्यूमैनिटीज है अपने पास में, साइंस है और कॉमर्स है, तो उसका बेस पे भी हमने क्या करते हैं, 3 डिवीजन कर दिया। तो ये जो तरीका है इस तरीके से क्लास में कन्वर्ट करने का, इसे क्या कहते हैं अपन, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस है, लेकिन इन क्लासेस को बायोलॉजी में क्लास ना बोलिए, टैक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सा। ठीक है, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिमिलर है, जैसे ना आप में, यानी कि जैसे अपने में और बंदरों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, अपनों में और बंदरों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी, लेकिन आप, वो भी मैमल है, आप भी मैमल है, लेकिन आप में और गाय में बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस भी है। सिमिलरिटी तो है, उनमें भी मैमलियन ग्लैंड है, आप में भी, दोनों ही मैमल भी है, लेकिन डिसिमिलरिटी भी बहुत ज्यादा आ गई है। बड़ा एनिमल है, 4 पैरों में चलता है, जबकि बंदर तो अपने से बहुत क्लोज है। इनको अलग अलग हमने क्या किया, क्लास में बना दिया, अलग अलग डिवीजन बना दिए, इनके अलग अलग जीनस बना लिए, अलग अलग स्पीसीज बना लिए। इसी चीजों को हमने क्या कहा है, टैक्सा कहा है। और इनकी स्टडी करना, इनको क्लासिफाई करना, इस प्रोसेस को क्लासिफाई करना, अलग अलग कैसा होता है, मैंने बताया ना, जीनस हो सकती है, स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, जैसे आम है, आम जैसे बहुत सारी स्पीसीज हो सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे आम की लगभग 7-8 वैरायटी आती है। लगड़ा आम होता है, ठीक है, दशहरी आता है, तोता आता है, हापुस आता है, ठीक है, जमुनापरी आता है, बहुत सारे आम आते हैं। तो ये उसकी अलग अलग स्पीसीज होंगे, जबकि आम ही है, जबकि यहाँ पे क्या है, और लिविंग बीइंग्स। हाँ एक्जेक्टली, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स सभी के आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास में सिमिलरिटी के ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, डिसिमिलरिटी। नाम एक होने के बाद, नाम एक होने के बाद, जैसे अपन अपना अपना देख लें, अपन ने क्या कर लिया है, ह्यूमन बीइंग्स को भी क्या कर दिया, अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, मेल और फीमेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एज भी डिवाइड किया अपन ने। बुजुर्ग, वो मतलब आपने जो एज्ड होते हैं, एडल्ट होता है और चाइल्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एज। कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है अलग अलग टैक्सा में। और इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? टैक्सोनॉमी समझ में आ गया वर्ड, कि टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? Classification of living beings in different type of taxa is called taxonomy. It can be divided on external feature, बाहर से देखते पहचान में नहीं चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, अपने बॉडी के अंदर नहीं जाना है। मुझे किसी की हड्डियां चेक नहीं करनी, मेरे में 206 है और गाय में 207 है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी। हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन ये बेटा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टैक्सा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। On the basis of external morphology, internally की मत बात करना भाई कि किसी के अंदर किडनी 2 है, किसी में 1 है, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। On the basis of external morphology, बाहर से देखते पहचान आ जाए, ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ठीक है, ये नींबू का पेड़ है भाई, इसमें कांटे हैं, छोटे पत्ते हैं, शाइनी है, नींबू है, ब्रॉड लीव्स हैं और बड़ा हाइट है। आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, छोटी स्टेम्स है, ब्रांचेस वीक है इसकी, रफ इसकी लीव्स हैं, और इस पे जो फ्रूट लगेगा वो अमरूद लगेगा। दिस इज व्हाई इट इज गवावा प्लांट। एक्सटर्नली पहचान लिया, अपन थोड़ी जाते उसका डीएनए टेस्ट करने। आगे समझ में? सुमित आ गया है तो बेटा एक बार मैसेज करो। ओके गुड, चलो फिर अगले बार नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।
तो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मोलरिटी जो थे की बात कर रहे थे। हमने मोलरिटी की डेफिनेशन देखी थी और हम लोगों ने मोलरिटी का फॉर्मूला जो था उसे भी डिराइव कर लिया था। पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दें कि आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है या फिर नहीं। एक बार बच्चों कमेंट कर दो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या फिर नहीं है। ऑडियो वीडियो बच्चों क्लियर है या नहीं, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मोलरिटी की। डेफिनेशन मैंने बता दी थी, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग मोलरिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा सबसे पहला, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट शुड बी डिसॉल्व्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट should be dissolved to prepare 500 ml of to prepare 500 ml of 0.1 molar solution, 0.1 मोलर सॉल्यूशन। बच्चों मोलर का मतलब यहाँ मोलरिटी से है। ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन को हम लोग चाहते तो 0.1 कैपिटल एम सॉल्यूशन भी लिख सकते थे, या 0.1 मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन भी हम लोग लिख सकते थे। तो बच्चों आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए हो केमिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, फिर आपको लिखना है टू फाइंड, आपको पता क्या करना है, और फिर जो भी फॉर्मूला आप यूज करने वाले हैं वो लिखें, और उस फॉर्मूला में फिर करेक्ट वैल्यूज को पुट करके अपने आंसर को लेकर के आए। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को बता दिया कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 500 ml। फिर दूसरी चीज हमें बताई सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.1 मोल्स पर लीटर। और फिर बच्चों तीसरी चीज जो क्वेश्चन में तो नहीं दे रखी पर हमें पता करनी चाहिए थी, वो है मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एमबी मैंने पिछली क्लास में बताया था, बी जो है वो हमेशा सॉल्यूट रहेगा, ए हमेशा सॉल्वेंट रहेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करें तो एक कैल्शियम का होता है 40, एक कार्बन का 12, एक कार्बन का सॉरी एक ऑक्सीजन का 16। तो सॉल्व करने पर आपके पास में आएगा आंसर 100 ग्राम पर मोल। पता क्या करना है, अगर मोलरिटी के फॉर्मूला में आप देखें आपके पास में मोलरिटी है, मोलर मास है, वॉल्यूम है, बचा क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको डब्ल्यू भी पता करना है। तो पहले तो आपने मोलरिटी का फॉर्मूला डाला और फिर मोलरिटी के फॉर्मूले से डब्ल्यू बी का फॉर्मूला आपने बना लिया, वैल्यू सारी आपने पुट की और आंसर आ गया आपका 5 ग्राम। तो इसका मतलब अगर आप 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करोगे 500 ml सॉल्यूशन में, तब जाकर के सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी बनेगी, 0.1 कैपिटल एम। सॉल्यूशन को ड्रॉ कर लीजिए। फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको वो करना है। जब आप लिख लो इसको तब आप कमेंट कर देना डन। हर बार हमें यही करना है, ध्यान रखना केमिस्ट्री क्लास में जैसे ही तुम लोगों का हो जाए कमेंट कर दो डन, ताकि हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है भाई, मेरे पास में अंशुल का कमेंट आया है डन, और एक आध सा बच्चा और कमेंट कर दो तो आगे चले। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों। what is the what is the molarity
of a solution, what is the molarity of a solution, of a solution if 4 gram, if 4 gram of caustic soda, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है आपके पास में NaOH, 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज dissolved in 500 ml of solution, in 500 ml of solution। फटाफट से करके अपना सॉल्यूशन कमेंट करो, आंसर क्या आ रहा है। मोलरिटी आपको पता करनी है। अगर हम NaOH कॉस्टिक सोडा को डिसॉल्व किया गया है ताकि मोलरिटी जो है सॉल्यूशन की वो कितनी हो जाए, सॉरी मोलरिटी को पता करनी है ताकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हो जाए 500 ml। जल्दी से पता करके अपने आंसर को कमेंट कर दो। WB कितना हो गया तुम्हारे पास में, 4 ग्राम। मोलर मास अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया हो तो 40 आएगा, ऊपर 1000, नीचे वॉल्यूम में कितना 500। ये कट गया, 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 आपके पास में आंसर क्या आया 1/5। 1/5 का मतलब 0.2 मोल्स पर लीटर। आंसर आएगा 0.2 मोल्स पर लीटर। वीरेंद्र, दिस इज माय फर्स्ट डे ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सो आई कैन नॉट डू इट नाउ। तो वीरेंद्र बेटा, आपके सामने मोलरिटी पूछी गई है, क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं वो मैं बता दूं। WB हम लोग बोलते हैं गिवन मास, जो मास आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर दिया गया कितना है 4 ग्राम, 4 ग्राम। MB होता है मोलर मास, मोलर मास एक मॉलिक्यूल का मास। अब इस मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए तुमको एटॉमिक वेट जो है, जो तुमने 9th और 10th क्लास में लर्न किए होंगे, कम से कम एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम तक आप लोगों ने एटॉमिक मासेस याद किए होंगे। ये उन सभी के मासेस को जोड़ करके लिख दो। जैसे NaOH है, NaOH में एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक ही क्या है हाइड्रोजन। तो हम लोगों को याद होना चाहिए एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1। इनको अगर जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 40। और बाकी वॉल्यूम तो तुम्हें पता ही है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इसमें कोई खास परेशानी आनी नहीं चाहिए। तो बच्चों ये हम लोगों ने किया मोलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो करने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैलिटी जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी MOLALITY, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, स्मॉल m से। ये डेफिनेशन वाइज क्या है लिखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in per kg kilogram, per kg of solvent, per kg of solvent
इज कॉल्ड मोलैलिटी। तो अब तुम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हो, बस मोलैलिटी तब कहोगे जब आप कहेंगे कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर तुमने कितने सॉल्यूट के मोल्स मिलाए हैं। जबकि मोलैलिटी में क्या था कि कितने मोल सॉल्यूट के तुमने मिलाए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। यहां पर तुम्हें क्या करना है कि कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुमने डिसॉल्व किए हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा स्मॉल m इक्वल टू NB अपॉन WA। WA क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में होना चाहिए? केजी में। तो यहां से जो अपने पास में यूनिट आएगी मोलैलिटी की, वो आ जाएगी आपके पास में मोल्स पर केजी। इसी को आप सिर्फ स्मॉल m भी लिख सकते हैं। जैसे आपने आज मोलरिटी के फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि आपको मोलरिटी जब दी गई थी तब लिखा गया था 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अगर मोलरिटी दी जाती तो तुमको लिखा जाता मोलल सॉल्यूशन। तो ये तो हो जाती है क्या इसकी यूनिट। पर अगर तुम्हें मोल्स ना दिए जाए और क्या दे दिया जाए? गिवन मास, तब एनबी की जगह तुम लोग फॉर्मूला रख दोगे एनबी का WB अपॉन एनबी, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर तुम्हें सॉल्वेंट किलोग्राम की जगह ग्राम में दिया गया हो तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ता है? डिवाइड। तो आपके पास में मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन WA। और अब ये WA किस में हो जाएगा? ग्राम के अंदर। इस पूरे को बना लो, और जब बना लो तो कमेंट कर देना डन। हर्षित का आ गया मेरे पास में कमेंट। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मोलरिटी और मोलरिटी के फॉर्मूला में बस एक छोटा सा अंतर ये है कि जहां मोलरिटी में तुम्हें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, वहीं मोलरिटी में तुम्हें सॉल्वेंट का गिवन मास चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फ्री का, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे 100 रुपए वाला। मतलब जो मैं दूसरा क्वेश्चन तुमको दूंगा, तुम में से जो भी कर देगा उसे 100 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो फ्री का, जिसमें किसी को कोई इनाम नहीं मिलेगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन लिखिएगा। What is the molality? What is the molality of a solution made by dissolving 0.18 gram of glucose, 0.18 gram of glucose in 100 gram of water. Calculate molality of a solution which is made by dissolving 0.18 gram of glucose in 100 gram of water. चलो फटाफट से काम पर लग जाओ। तो तुमको क्वेश्चन में क्या दे दिया भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला तुमको पता है, मैं क्वेश्चन में नहीं डालूंगा। क्या होता है? C6H12O6। तो क्वेश्चन में तुमसे पूछी गई है मोलरिटी, तुमको बता दिया गया है WB सॉल्यूट जो है ग्लूकोज, उसका कितना आपने मास लिया है? उसका बच्चों आपने मास लिया है 0.18 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये तुमको कैलकुलेट करना है। तुम्हें याद होना चाहिए एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। पर यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस
एक हाइड्रोजन का होता है 1, और टोटल यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, और यहाँ पर टोटल कितने हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 16। इसको जोड़ लोगे तो तुम्हारे पास में मोलर मास आ जाएगा ग्लूकोज का मल्टी। हाँ जी, दीक्षिता का कमेंट आ गया, अंशुल, हर्षित यादव, वीरेंद्र का। बच्चों वीरेंद्र की आज पहली क्लास है पर फिर भी वीरेंद्र का आंसर करेक्ट आया है। आंसर है बच्चों 0.01 स्मॉल एम या 0.01 मोल्स पर केजी। अंशुल तुम्हारा इनकरेक्ट है, गलत है आंसर बेटा। मोलर मास जो आ रहा होगा ग्लूकोज का बच्चों वो आ रहा होगा 180 और जीरो, ये इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 0.001 इंटू, इसको काट दोगे तो ये रह जाएगा 10, तो आंसर आ गया 0.01, या तो स्मॉल एम या फिर आप लिखेंगे मोल्स पर केजी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था फ्री वाला जिसका तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। अब जो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं उसका 100 रुपया इनाम है, और अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो तुम सभी मुझे 100 रुपये दोगे। अगर तुमने कर दिया तो मैं तुम्हें 100 दे दूंगा, अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम मुझे 100 रुपये दोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मोलैलिटी, क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ थ्री कैपिटल एम, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 3 capital M NaCl solution, 3 capital M NaCl solution having density 1.25 gram per ml, 1.25 ग्राम पर ml। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ 3 capital M NaCl solution, 3 capital M NaCl solution having density 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, तुमको मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके अंदर इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके दिखाओ। अगर पैसे कमाने का लॉकडाउन में बहुत सुनहरा मौका तुम्हें दे रहा हूं।
क्वेश्चन में मैंने तुमसे क्या पूछा है, मैंने पूछ ली है मोलरिटी, आपसे मैंने मोलरिटी पूछ ली है, जिसका फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर केजी में हो तो सीधा फॉर्मूला अपन पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और तुम्हें मैंने दिया क्या है, तुम्हें मैंने दे दिया है NaCl सॉल्यूशन, जिसकी मोलरिटी है 3 मोल्स पर लीटर। और तुम्हें बच्चों मैंने क्या बता दिया, मैंने तुम्हें डेंसिटी दे दी है, किसकी डेंसिटी दे दी है, सॉल्यूशन की, 1.25 ग्राम पर ml। बस ये दो चीजें मैंने तुम्हें दी है, और मैं तुमसे मोलरिटी कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूं, और जिसके लिए मैंने शर्त के तौर पर 100 रुपए लगा दिए हैं। फटाफट से 2 से 3 मिनट का ही टाइम दूंगा, जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट करो, और अगर ना कर पाओ तब भी कमेंट करना कि नहीं सर हम लोग नहीं कर पाए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन तुम्हें बताता हूं। बच्चों ट्राई सभी को करना है, सबको कोशिश करनी है, क्वेश्चन कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कुछ तो समझ में आएगा, जिससे जब इस दोबारा आप इसकी कभी इसको देखेंगे तो आपको जल्दी से आएगा। कोशिश सबको करनी है। मोलरिटी पता करने के लिए तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए सबसे पहले। अब सवाल यह है कि तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालने हैं, तुम्हें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नहीं पता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाइन्टी सेकेंड्स, 1.5 मिनट और दूंगा, जल्दी से करो, एटलीस्ट ट्राई करो। ठीक है, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हें समझा देता हूं थोड़ा सा और। मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या हो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये बच्चों ये वैल्यू तुमको 3 लेकर के आनी है, ये तुमको क्या लाना है 3। ये पॉसिबल तभी है जब नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हो 3, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लीटर हो 1। तो 3/1 करने से तुम्हारी मोलरिटी आ जाएगी। तो एक्चुअल में तुम्हें एनबी की वैल्यू नहीं बता दी, एनबी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितने दे दिए तुम्हें, मोल्स दे दिए 3 मोल्स। और क्या पता लग गया तुम्हें, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो तुम्हारे पास मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए जो मोल्स तुम्हें चाहिए थे, वो मोल्स तो बच्चों तुम्हें पता लग गए कि कितने हैं 3। तो क्वेश्चन जो है वो ले दे करके किसके चारों तरफ घूमेगा, वो घूमेगा WA, सॉल्वेंट जो है उसके गिवन मास के अराउंड। तुम्हें सॉल्वेंट का गिवन मास यहां नहीं पता है, पर हमारे पास पता करने का एक तरीका है।
हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर तुम्हें सॉल्यूशन का टोटल मास और टोटल मास किसका पता लग जाए, सॉल्यूट का पता लग जाए, तो बड़ी आसानी से तुम अपने क्वेश्चन को तैयार कर लोगे। अब ये दोनों चीजें कैसे हमें पता करनी है, देखो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के लिए बता रहा हूं। सॉल्यूशन की डेंसिटी बच्चों आपको दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका रखना है, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका रखना है, सॉल्यूशन का। तो यहां से तुम गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें डेंसिटी पता है 1.25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है 1000 ml। तो तुम यहां से निकाल लोगे क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं तुमको बताता हूं WB कैसे निकालना है, सॉल्यूट का गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता लग गए कितने हैं, 3। मोलर मास, सॉल्यूट क्या है भाई तुम्हारा, NaCl। तो NaCl का मोलर मास तो निकाल सकते हो, एक सोडियम का 23, एक क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ा तो आंसर क्या आएगा 58.5। यहां से बच्चों तुमने क्या निकाल लो, तुमने निकाल दिया यहां से गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, WB निकाल लिया। अब इसके बाद में जब तुम W सॉल्यूशन WB की वैल्यू पुट करोगे तो क्या निकल जाएगा, WA। पर बस ध्यान रखना ये WA तुम्हारा किसके अंदर आएगा, ये तुम्हारा आएगा बच्चों ग्राम में। अब अगर तुम इस फॉर्मूला में पुट करते हो तो WA को किस में कन्वर्ट कर देना, किलोग्राम में। वैल्यूज पुट करके तुम्हारा आंसर निकल आएगा। पहले तो ये कमेंट करो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं। जिसको आ गया वो सॉल्व करना शुरू करे और जिसको नहीं आया वो कमेंट करे। मोलरिटी तुमको दे रखी थी, मोलरिटी से तुमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता कर लिया और तुमने पता कर लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 3 मोलरिटी तभी आएगी जब आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितने हो 3 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो 1 लीटर। तो ये तुम्हें पता लग गया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर है। अब तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता लग गया। अब तुम्हारे पास मोलरिटी को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो तुम्हें पता नहीं। पर गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट तुम पता कर सकते हो अगर तुम्हें सॉल्यूशन और सॉल्यूट का मास पता हो तो। सॉल्यूशन का जो मास होता है टोटल वो किसके इक्वल आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास के सम के दोनों को जोड़ दो। तो WA पता किया जा सकता है अगर तुम्हें W सॉल्यूशन पता लग जाए और क्या पता लग जाए, तुम्हें सॉल्यूट जो है वो पता लग जाए। अब भाई ये W सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास तुमने कैसे निकाला, तुमको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तुमको सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, तुमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो तुम डेंसिटी के फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करके क्या निकाल सकते हो, आसानी से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, आसानी से क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अरे बेटा फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन में जब सारी चीजें गिवन पता लग गई हैं, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद एक्सक्यूज देना कि मैं पहली बार क्लास ले रहा हूं कोई मतलब नहीं बैठता। समझा रहा हूं ना मैं कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या पूछ रहा है, कैसे करना है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने क्वेश्चन को समझाने के बाद मैं ये पूछ रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, ये समझ में आया नहीं। तो तुमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। अब सॉल्यूशन का मास आ गया है, सॉल्यूट का मास और पता लग जाए तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। और सॉल्यूट के मास को तुम कैसे निकालोगे,
सॉल्यूट का फॉर्मूला है, मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई NaCl का मोल्स तुम्हें पता है, मोलर मास तुम निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगा। 58.5 यहां से तुमने निकाल लिया सॉल्यूट का मास। अब फॉर्मूला में पुट कर दो तो सॉल्यूशन का मास जो कि तुम्हारा आया कितना, 1250 ग्राम, ये तो सॉल्यूशन का आया। सॉल्यूट का कितना आया, सॉल्यूट का आया 175.5 ग्राम। तो आपको 1250 में से 175.5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। आई थिंक आंसर 1074.5 समथिंग इतना आएगा। ये ग्राम में आएगा, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीधा जो मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कितने हैं 3 अपॉन WA गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में, जो तुमने निकाला कैसे, 1250 में से सब्ट्रैक्ट किया तुमने 175.5 और आंसर आया ग्राम के अंदर तो 1074.5। इसको केजी में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया तो बन गया 1.0745। अब जब तुम 3 को डिवाइड करोगे 1.0745 से, तब जो आंसर निकल करके आएगा, अभी किसी ने आंसर कमेंट किया था पर डिलीट कर दिया, शायद अंशुल ने किया था, वो आंसर एकदम करेक्ट था। अंशुल जो तुमने अभी आंसर किया था बेटा कमेंट, वो एकदम करेक्ट था, जो तुमने अभी डिलीट कर दिया है। जरा वापस कमेंट करके बच्चों को बता दो क्या आंसर आया तुम्हारा। 2.79, ये बच्चों एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर है 2.79। अब क्योंकि मोलरिटी पूछी जा रही है तो आपकी यूनिट क्या लग जाएगी, 2.79 मोल्स पर केजी। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ब्रीफली, तुमको सिर्फ मोलरिटी पता थी, तुमको सिर्फ डेंसिटी पता थी, तुम्हें निकालना क्या था, मोलरिटी, जिसके लिए चाहिए थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या चाहिए था, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में ही गिवन थे, बस तुम्हें पहचानने की देरी थी। कैसे गिवन थे भाई, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलरिटी की वैल्यू 3 कब आएगी, जब ऊपर तो 3 हो नीचे क्या हो 1, तो तुम्हें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लग गए 3, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया 1 लीटर, जिसको हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया तो हो गया 1000 मिलीलीटर। अब WA निकाला जा सकता है एक फॉर्मूला से, W सॉल्यूशन इक्वल टू WA प्लस WB। W सॉल्यूशन तुम्हें कैसे निकालना है, डेंसिटी के फॉर्मूला से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, डेंसिटी वॉल्यूम दोनों तुम्हें पता है। फिर सॉल्यूट का मास कैसे निकालना है, गिवन मास, सॉल्यूट का गिवन मास निकलेगा उसके मोल्स के फॉर्मूला से, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास तुमको पता लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स है 3, मोलर मास NaCl का 58.5, मल्टीप्लाई करके तुमने गिवन मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल दिया। और उसके बाद में तुमने इस फॉर्मूला में पुट करके क्या निकाल दिया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, पर वो वैल्यू किस में आई, ग्राम में। फिर तुमने उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट करा, और फाइनली मोलरिटी के फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट किया तो वो आया 3 अपॉन 1.0745, और इसको डिवाइड करके जैसा अंशुल ने आंसर बताया 2.79 मोल्स पर केजी, ये आंसर बच्चों निकल करके आपके सामने आएगा। तो तुम में से कोई भी प्राइज नहीं जीत पाया। 100 रुपए जो तुमको मिलने वाले थे लॉकडाउन में, अच्छी खासी कमाई हो जाती, वो कमाई तुम लोग नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन ट्रिकी था, डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ ट्रिकी था क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारी हिडन वैल्यूज तुम्हें दे रखी थी। गिवन तो सब कुछ ही था, बस इसको छुपा करके तुमको रिप्रेजेंट किया गया था कि भाई तुमको सिर्फ मोलरिटी और डेंसिटी के बिहाव पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तुम लोगों को। विच क्लास, बेटा देवांश क्या कमेंट करना चाह रहे हो, विच क्लास, कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहे हो।
देवांश, बेटा ये 11 साइंस की क्लास चल रही है, तुम किसी और क्लास में तो नहीं घुस गए? ये बेटा 11 साइंस की क्लास चल रही है, शायद तुम गलत क्लास को ज्वाइन कर गए हो। लीव कर दो और फिर जिस क्लास में तुम्हें कोई समय होना चाहिए जल्दी से वहां पहुंचो। हाँ जी बच्चों, तो ये था अबाउट मोलैलिटी। हमने मोलरिटी पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मोलैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसे आप या तो बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, स्मॉल एक्स से, या फिर मैंने एक्स को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं CHI काय। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं काय। मोल फ्रैक्शन बहुत सिंपल चीज है। फ्रैक्शन हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, फ्रैक्शन वो होता है जिसको आप किस फॉर्म में लिख पाओ, P/Q, इस फॉर्म में लिख पाओ, बस उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन। तो इसमें भी हम लोग बच्चों फ्रैक्शन में लिखेंगे किसको, मोल्स को। अब सर मोल्स किसके, भाई या तो मोल्स हो सकते हैं सॉल्यूट के, या मोल्स हो सकते हैं सॉल्वेंट के, या दोनों को जोड़ दो तो मोल्स किसके हो सकते हैं, सॉल्यूशन के। तो आपको मोल फ्रैक्शन को अगर डिफाइन करना है तो डेफिनेशन क्या है, लिखिएगा, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ number of moles the ratio of number of moles the ratio of number of moles of a component of a component of a component to the total number of moles to the total number of moles of solution। ये फॉर्मूला है आपके मोल फ्रैक्शन का कि ऊपर तो आप जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स को रखो, और नीचे आप टोटल जो है सॉल्यूशन के मोल्स को रख दीजिए। मतलब अगर आप काय ए निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, तो ऊपर तो आ जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे भाई, Na और Nb को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही तुमको अगर काय भी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NB/Na प्लस Nb। फटाफट से फॉर्मूलाज लिख लो जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, और इसको लिखने के बाद एक चीज पूछ रहा हूं उसका जवाब देना कि मोल फ्रैक्शन का या मोल फ्रैक्शन की यूनिट हम लोग क्या यूज करेंगे, कमेंट करो। कमेंट तुम्हें ये करना है कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी।
कोई कमेंट नहीं आया मेरे पास। क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन की यूनिट। अरे बच्चों जवाब तो दो, कमेंट तो करो। मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या आएगी? लगता है सब लोग क्लास को चला करके छोड़ देते हैं। दीक्षिता का कमेंट आया है मोल, और निशा कमेंट कर रही है। जल्दी कमेंट करो। फॉर्मूला में ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स और नीचे भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर तुम ऊपर वाले की यूनिट रखो, ऊपर वाले की यूनिट क्या आएगी? मोल। नीचे वाले की यूनिट क्या आएगी? मोल। मोल से क्या कट जाएगा? मोल। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं रखनी। लिख देना, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन के बेस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और बच्चों, मैं हर क्लास में कहता आया हूं, फिर से कह रहा हूं, आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट किया है जो डिफिकल्ट नहीं है, पर आप लोग खुद उसे डिफिकल्ट बना देंगे अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस नहीं ली या आपने लेट ज्वाइन किया। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आज जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर मोल्स पर बेस्ड है और मोल्स को समझाने के लिए हम लोगों ने 5 या 6 क्लासेस स्पेंड की हैं। 5-6 क्लासेस खर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तब जाकर के हमें फटाक से समझ में आ रहा है कि मोल्स क्या है, क्या पूछ रहे हैं, कैसे निकालना है। पर अगर आप लोग लेट ज्वाइन करेंगे या बीच में गपचाते जाएंगे, एक क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, 2 क्लास नहीं करेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और फिर आपके लिए साइंस स्ट्रीम जो है वो मुश्किल होती जाएगी, सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग रेगुलरली क्लास लें और आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो कि विच एवर स्ट्रीम, जो भी, चाहे साइंस या कॉमर्स, जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और कहें कि क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज के टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए और क्लास जो है उसको रेगुलर लेते रहिए। चलिए, थैंक यू।